Assalamu alaikum grade 7. I hope all of you are fine and doing well. Okay students, so today we are going to start your English book and we are going to start your unit number 2, that is War and Peace, and lesson number 1, that is the paper crane of peace. Okay students, before start the text, I want you guys to understand some words and their meanings which you have to face in your lesson. So let's start. Okay students, so your first word is poignant and meaning is keen. Poignant means इसका मतलब होता है जब मतलब किसी बहुत ज़्यादा दर्दनाक कोई चीज़, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आपको हैरान कर देती है या सोग में ले आती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देती है, दैट विल बी कॉल्ड poignant. Okay student, next word is conventional and conventional means formal. किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा रस्मी या रवाजी हो जाना जो कि वक्त के साथ, रस्म के साथ, मीन्स के सोसाइटी के साथ या ट्रेडिशन के साथ चलती है, that will be called conventional. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंस्टेंटली. इंस्टेंटली मीन्स एट वंस, एकदम से किसी चीज़ का हो जाना, एक दफ़ा में ही किसी चीज़ का हो जाना, दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटली. नेक्स्ट वर्ड इज़ एथलेटिक. एथलेटिक मीन्स स्पोर्ट्स पर्सन, जो इंसान स्पोर्ट्स में मुलविस होता है या स्पोर्ट्स मैन होता है, स्पोर्ट्स के काम में इंटरेस्ट रखता है, दैट विल बी कॉल्ड एथलेटिक, उसको हम एथलेटिक बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिजीनेस एंड डिजीनेस मीन्स कन्फ्यूजन. किसी काम को लेकर जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आप उलझाव का शिकार हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता वो काम, दैट विल बी कॉल्ड डिजीनेस. नेक्स्ट वर्ड इज़ कोलैप्स्ड एंड कोलैप्स मीन्स फॉलिंग. किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय हो जाना, गिर जाना, किसी चीज़ से टकरा जाना, दैट विल बी कॉल्ड कोलैप्स्ड. नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सट्रीमली एंड एक्सट्रीमली मीन्स हाईली, मीन्स कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शिद्दत रखना, हद से बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना, दैट विल बी कॉल्ड एक्सट्रीमली. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्यूरेबल. व्हाट वर्ड इज़ क्यूरेबल? क्यूरेबल मीन्स दैट कैन बी क्योर्ड. कोई ऐसी चीज़ जिसका इलाज मुमकिन हो, जो क्योर हो सकती हो, जो बिल्कुल ठीक हो सकती हो, दैट विल बी कॉल्ड क्यूरेबल. नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्रीमेंडस. व्हाट द वर्ड इज़? ट्रीमेंडस एंड ट्रीमेंडस मीन ह्यूज, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी, that will be called tremendous. Next word is inspiration. Inspiration means motivation. किसी चीज़ को कायल करना, किसी चीज़ को एक पॉइंट पर लेके आना, that will be called inspiration. Next word is inscript. Inscript means write on a surface. किसी चीज़ पे लिख देना. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दरख्त है, उस पर किसी चीज़ का लिखा होना, या फिर किसी चीज़ का इंग्रेव्ड करना, मीन्स के मतलब सरफेस पे, किसी दीवार पे जैसे कि दीवारों वगैरह पे भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, और या फिर ग्रेव यार्ड में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी जो ग्रेव्स पे लिखा होता है, दैट विल बी कॉल्ड इंस्क्रिप्ट. एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ एलिमिनेटेड. एलिमिनेटेड मीन्स रिमूव, किसी चीज़ को निकाल देना, किसी चीज़ को रिमूव कर देना, किसी चीज़ का गायब कर देना, दैट विल बी कॉल्ड एलिमिनेटेड. नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सटिंग्विश्ड एंड एक्सटिंग्विश्ड मीन डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, तबाह कर देना, दैट विल बी कॉल्ड एक्सटिंग्विश्ड. नेक्स्ट वर्ड इज़ सरेंडर. सरेंडर मीन्स गिव अप. किसी चीज़ का हथियार फेंक देना, हथियार डाल देना, मीन्स के कोई अगर काम आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप उसको गिव अप कर रहे हो, आप इसको ख़त्म कर रहे हो, छोड़ रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड सरेंडर. नेक्स्ट वर्ड इज़ एट्रॉसिटी. एट्रॉसिटी मीन्स क्रुएलिटी. बहुत ज़्यादा जुल्म करना, किसी चीज़ पे जुल्म होना, दैट विल बी कॉल्ड एट्रॉसिटी. Okay students, so now we are moving to your reading session. So first of all, you have to open your page number 28 of your English book. So now we are going to start your reading. Okay students, so this is your non-fiction, means this is based on reality. ये बिल्कुल fact है, reality है, which you are going to read now. Okay students, so let's start. Origami. Origami is a very ancient Japanese art of paper folding. It actually began in China but spread to Japan by the 6th century, since when it has become an important part of Japanese culture. Origami actually क्या है? ये एक आर्ट, पेपर फोल्डिंग का एक आर्ट है जो कि चाइना में स्टार्ट हुआ था, लेकिन शुरू चाइना में हुआ था, लेकिन वो जापान तक भी पहुंच गया 6th सेंचुरी में, और अब ये जापानीज़ कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट बन चुका है. पेपर बटरफ्लाइज मेड फॉर वेडिंग्स टू symbolize the bride and groom are just one example of the many traditional origami figures इवॉल्व्ड ओवर दी सेंचुरीज. अब पेपर फोल्डिंग मीन्स कि किसी पेपर फोल्ड करके उसका कुछ भी बना लेना, ये एक आर्ट है जापानीज़ के अंदर. और वहाँ पर जो पेपर बटरफ्लाई बनाई जाती हैं वो सिंबलाइज करती हैं ब्राइड और ग्रूम की वेडिंग को. इसी तरह वहाँ पे ट्रेडिशन के तौर पर ये चीज़ यूज़ होती है. ऑरिगेमिस्ट टुडे एक्सपेरिमेंट विद न्यू मटेरियल सच एज फिल्म ट्रांसपेरेंसी एंड क्रिएट फैंटास्टिक क्रिएशंस फ्रॉम द सिंगल शीट. ऑरिगेमिस्ट जो हैं वो अब न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, पेपर फोल्डिंग से नई नई चीज़ें बना रहे हैं. शेफर, a contemporary American origamist, has created a model of the Star Trek spaceship Enterprise which takes 72 diagrams, 11 pages of instructions and a week to make. अमेरिकन ऑरिगेमिस्ट एक आर्जी तौर पर एक कंटेम्प्रेरी अमेरिकन ऑरिगेमिस्ट है दैट इज़ जिसका नाम शेफर है. उसने क्या किया है कि एक मॉडल क्रिएट किया है जिसमें 72 डायग्राम्स जिस पे बनी हैं और 11 पेजेस उसमें यूज़ हुए हैं और एक वीक लगा है उसको बनाने के लिए. बट ऑल ऑरिगेमिस्ट अबाइड बाय द 2 एसेंशियल रूल्स ऑफ ऑरिगेमी. लेकिन जितने भी ऑरिगेमिस्ट हैं जो कि पेपर फोल्डिंग की आर्ट का काम करते हैं उनके लिए 2 ख़ास किस्म के असूल हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं. व्हाट इज़ दैट? नाइदर सीजर नॉर ग्लू इज़ टू बी यूज्ड, कि ना ही उनको सीजर का यूज़ करना है और ना ही उनको ग्लू का यूज़ करना है. उनको सिर्फ पेपर को फोल्ड करके ही कुछ ना कुछ बनाना है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर मूविंग टू पेज नंबर 30. This is your main text related to this lesson, the paper cranes of peace. Okay students, so first of all you have to know that what are cranes. So cranes are elegant long necked birds. ये birds होते हैं जिनकी लंबी टांगें भी होती हैं और लंबी नेक भी होती है जो कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में पाए जाते हैं. और ये जापान के कुछ आइलैंड्स हैं वहाँ पर ये क्रेन्स जो हैं, ये बर्ड्स जो हैं वो बहुत कॉमन हैं. और जो ऑरिगेमी है मींस के पेपर आर्ट फोल्डिंग है, पेपर फोल्डिंग आर्ट है, उसके अंदर भी क्रेन्स को बनाया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट नाउ. पैराग्राफ नंबर 1. देयर इज़ अ जापानीज लेजेंड विच सेज दैट whoever folds 1000 origami cranes will live a long life. This legend took on a new and poignant significance in 1955 with the death of a 12-year-old girl in Japan, Sadako Sasaki, who was born in 1943. अब एक्चुअली क्या है कि एक जापानीज़ लेजेंड है जो कि ये कहते हैं कि जो भी 1000 ऑरिगेमी क्रेन्स मींस के ये जो क्रेन बर्ड है पेपर फोल्डिंग करके क्रेन्स जो बना लेगा 1000 तो उसकी लंबी उम्र होगी. और इनकी ये सिग्निफिकेंस यहाँ से निकला था जब एक 1955 में एक 12 साल की जो लड़की थी उसकी डेथ हुई थी जो कि 1943 में बॉर्न हुई थी. Paragraph number 2 is toward the end of World War II in 1945, the United States of America decided to use an entirely new untested weapon to force Japan to surrender. On 6 August 1945, a B-29 bomber dropped the world's first atomic bomb on Hiroshima, a city which had until then experienced very little conventional bombing. The atomic bomb exploded at 8:15 a.m. 580 meters above the city center. 10 of thousands of people were killed instantly by the blast, and the death toll rose to between 1,80,000 and 20 lakh over the following years as the terrible after effects of the atomic bomb claimed the lives of hundreds of thousands of people. अब एक्चुअली क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड था 1945 में, तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या डिसाइड किया, उन लोगों ने एक वेपन था जो कि बिल्कुल अनटेस्टेड था, उसको टेस्ट नहीं किया था, तो उसको जापान पे ड्रॉप करना था
उनको सरेंडर करवाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने 6 अगस्त 1945 को वो बॉम्ब जो है वो वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। और जो जापान का एक सिटी था हिरोशिमा, जहाँ पर ये बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे, और वहाँ पर इस कदर उस बॉम्ब से इफ़ेक्ट हुए थे, काफ़ी थाउजेंड्स में जो है वो लोग वहाँ पर किल हो गए थे इंस्टेंटली, मतलब फौरी तौर पर। और बाद में भी उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स आते रहे थे, और काफ़ी देर तक उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर मिलते रहे। Okay, students, so paragraph number 3 is just one of these victims was Sadako Sasaki. She was a healthy, athletic, and lively child until one day when she was practicing for a big race, she was overcome by dizziness and collapsed. She was found to be suffering from leukemia, cancer of the blood, a direct result of contamination by the atomic bomb when she was just 2 years old. Nowadays, many kinds of childhood leukemia are curable, but in Japan in the 1950s it was called the atom bomb disease and known to be fatal. अब क्या था कि इसी चीज़ की ये जो बॉम्बिंग हुई थी जापान पे, इसी की एक विक्टिम जो थी वो लड़की थी सडाको ससेकी, जिसकी 12 इयर्स में ही डेथ हो गई थी। वो बहुत एक हेल्दी एथलेटिक स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने वाली बच्ची थी। और वन डे जब वो एक बिग रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो वो बिल्कुल अचानक से वो गिर गई, और वो नीचे गिर गई। और अब उसको क्या था, उसको एक डिज़ीज़ हो गई थी, ब्लड का कैंसर हो गया था, जो किस चीज़ का रिज़ल्ट था, जो वही एटॉमिक बॉम्ब का रिज़ल्ट था। जब वो 2 इयर्स की थी तब वो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था, और उसका रिज़ल्ट इफ़ेक्ट जो है वो अब 10 इयर्स आफ्टर जो है वो सामने आया था। उन दिनों में ये जो अब तो ये जितनी भी ये कैंसर ऑफ द ब्लड है, ये क्योरेबल है, लेकिन उन दिनों में ये क्योरेबल नहीं था। इसको एटम बॉम्ब डिजीज़ कहा जाता था कि एटम बॉम्ब की वजह से ये डिज़ीज़ फैलती है, तब ये क्योरेबल नहीं था। Okay, students, so paragraph number 4 is Sadako was an extremely courageous little fighter. More than anything else, she wanted to recover and run races once again. Her best friend told her about the legend, which said that anyone who folded 1,000 paper cranes would be granted a wish. And Sadako's wish would be to live a long life. She believed that every crane she folded represented a wish, and so she used every scrap of paper which could be found for her to fold her cranes. Even as her friends alongside her in the hospital died, she kept on folding. But her wish changed. Now she wished that this kind of atrocity should never happen again. There should be no more bombs or wars. Her wish was for peace, so that neither children nor adults should ever suffer and die like this again. अब एक्चुअली क्या हुआ था कि अब जो वो बच्ची थी वो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली थी, और वो रिकवर होना चाहती थी, और वो दोबारा रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। तो उसको उसकी एक बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि ये लेजेंड का कहना है कि जो 1000 पेपर क्रेन्स बनाएगा उसकी एक विश पूरी हो सकती है। अब उस बच्ची ने क्या किया, उसने पेपर क्रेन्स बनाती गई उसकी अपनी विश के लिए, और जैसे जैसे वो पेपर क्रेन बनाती गई उसके साथ साथ उसकी विश चेंज भी होती गई। अब उसकी विश क्या थी, उसकी विश ये थी कि ये इस किस्म की जो जुल्म है, जिस तरह के हिरोशिमा पे हुआ था, इस तरह का जुल्म कभी ना हो, ना ही कभी जंग हो, और ना ही कभी इस तरह की का बॉम्ब ड्रॉप किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा इससे सफ़र ना इसको करना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 5 is Sadako managed to fold 644 cranes before she could fold no more. She died on 25 October 1955. Her classmate and family folded the remaining 356 cranes to bury with her, but her tremendous courage and hope had been an inspiration to all who came to know of her paper folding. Her friends were determined that she should be remembered and her wish be fulfilled. Young people from all over Japan contributed money for the project, which would ensure that Sadako would never be forgotten. In 1958, a statue of Sadako holding. अब यहाँ पर क्या था कि
अब वो बच्ची जो थी वो 644 क्रेन्स ही बना पाई थी कि जब उससे मज़ीद ज़्यादा नहीं बना पाई और उसकी डेथ हो गई थी। उसकी जितनी भी क्लासमेट और फैमिली थी उन्होंने रिमेनिंग जो 356 क्रेन्स थे उसको भी फोल्ड किया ताकि उसके साथ बरी किया जाए, और ये सबके लिए एक मोटिवेशन बन चुकी थी। अब सबके माइंड में ये था, उसकी फैमिली और जितने भी जापान के लोग थे उनके लिए एक मोटिवेशन बन चुका था पेपर क्रेन्स का। सो उन लोगों ने, जापान के सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था एक इस प्रोजेक्ट में कि सडाको को कभी भी भूला ना जा सके। तो अब 1955 में क्या हुआ था, अ स्टैचू ऑफ सडाको होल्डिंग अ गोल्डन क्रेन वाज अनवेल्ड इन हिरोशिमा पीस पार्क। अब क्या किया गया कि एक स्टैचू बनाया गया सडाको का जिसके हाथ में एक गोल्डन क्रेन था, बिल्कुल अनवेल्ड। हिरोशिमा पीस पार्क एक बनाया गया, पीस पार्क के नाम से। वहाँ पर सडाको का एक स्टैचू बनाया गया जिसके हाथ में पेपर क्रेन था। द विश ऑफ द चिल्ड्रन हु वर्कड फॉर द प्रोजेक्ट इज इंस्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द statue. It reads, this is our cry, this is our prayer, peace in the world. अब जितने भी बच्चे थे जो ये इसके लिए काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के लिए, उन लोगों ने कि ये मतलब उन लोगों की ये विश थी कि इस स्टैचू के नीचे ये लिखवाया जाए, ये कुंदवाया जाए कि दिस इज़ आवर क्राई, दिस इज़ आवर प्रेयर, पीस इन दी वर्ल्ड। वो ये चाहते थे कि अब ये हमारी एक प्रेयर है, हमारी ये एक क्राई है कि अब इस दुनिया में पीस रहे। So paragraph number 6 is, today the origami cranes have become a symbol of the wish for peace. People from all over Japan the world fold paper cranes and send them to Sadako's monument in Hiroshima. Across the road from Sadako's peace monument is the flame of peace. It will be extinguished only when all nuclear weapons have been eliminated from the earth. Today it is still burning. अब क्या है, ऑरिगेमी क्रेन्स जो है वो एक सिंबल बन चुका है जापान के अंदर पीस के लिए। जितने भी जापान के लोग हैं पूरी दुनिया से और जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं वो पेपर क्रेन्स को फोल्ड करते हैं और इसको सडाको के मॉन्यूमेंट पे भेजते हैं हिरोशिमा के अंदर। और उस रोड पर जो वो मॉन्यूमेंट है वो पीस का एक फ्लेम है, और ये तभी एक्सटिंग्विश किया जाएगा, मींस इसको तभी ख़त्म किया जाएगा जब इस पूरी दुनिया में हर किस्म की जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको ख़त्म किया जाएगा, और वो आज भी बर्न हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज योर लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।